तो आइए हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानते हैं और ये हमारे नीट और पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं एनसीईआरटी बट इसका मतलब जानने में हमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात आज करनी है। टेक्सोनॉमिकल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं। देखिए इसमें हर्बेरियम आ गए। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम किसी चीज़ को पहचानते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन की स्टडीज़ करते हैं। वो चाहे बोटेनिकल गार्डन के हिसाब से हो गया या जूलॉजिकल पार्क्स के हिसाब से हो गया या हर्बेरियम के हिसाब से हो गया, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो उसकी एक स्टडी करते हैं, उन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं नेचर में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स में ये टेक्सोनॉमिक एड्स जब हम पढ़ते हैं क्या कहती हैं एनसीईआरटी, टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड दियर डाइवर्सिटी। देखिए हम जब इसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं और डाइवर्सिटी की बात करने के साथ साथ हम इसके बायो रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम किसी स्पीसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि ये चीज़ें एडिबल हैं कि नहीं, और किसी प्लांट्स को पाते हैं उसमें कुछ फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स का नेचर क्या है, ये हम हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है। तो उस हिसाब से स्टडीज़ करते हैं और स्टडी करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और इसकी डाइवर्सिटी देखते हैं कि ये चीज़ें हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में उग सकती हैं और क्या ये इस रीजन में भी उग सकती हैं जहाँ उसके लिए मतलब देखने में लगता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे फेवरेबल बना सकते हैं क्या। तो ये डाइवर्सिटी के हिसाब से हो गया कि क्या होता है, कई कई स्पीसीज़ जो है हिमालय के एरिया में पाई जाती हैं और कई कई स्पीसीज़ जो है हमारे राजस्थान के एरिया में नहीं पाई जाती हैं। तो यही बात कर रहा है कि उसकी डाइवर्सिटी को भी स्टडी करते हैं, ये किस एरिया में पाई जा सकती हैं। एंड देखिए क्या होता है कि इंडस्ट्री के लेवल पे अभी कभी आप इंडस्ट्री के लेवल पे मैंगो जूस पीते हैं या मतलब कोई फ्रूट जूस पीते हैं तो वो आपको फ्रिज से दुकानदार निकाल के देता है और आप गटक जाते हैं। तो मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कुछ फ्रूट्स का फ्लेवर बनाने के लिए या कुछ चीज़ें बनाने के लिए वो हमें हमारे लाइफ में पर्टिकुलरली यूज़ हो रही हैं। तो ये इंडस्ट्री लेवल पे हो गया कि उसके द्वारा हमारे पास क्या काम चल रहा है। जैसे गन्ने का हो गया, गन्ना क्या है कि हम देखते हैं उससे क्या बनता है, गुड़ बनता है और शुगर कैन यानी कि चीनी बनती है। तो चीनी क्या है इंडस्ट्रियल लेवल पे। और देखो फॉरेस्ट में उसका क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में जैसे हम चावल को देखते हैं तो इन सब की स्पीसीज़ जो हैं उसको हम पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टडी करते हैं। स्पीसीज़ हो गई, एनिमल्स की स्पीसीज़ हो गई और अदर चीज़ों की जो स्पीसीज़ है वो हमारे लिए क्या यूज़फुल है, इसके बारे में हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। एंड दिस स्टडीज वर्ड रिक्वायर्ड द क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो स्टडी का वर्ड है इसमें क्या हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें मेनली क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर होता है इसकी स्टडीज़ के लिए, दियर स्टडीज़। और देखिए यहाँ पे बायो रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी को ध्यान दीजिएगा और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और प्लांट, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव बायो लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। देखिए आइडेंटिफिकेशन जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स का करते हैं तो वो किस बेसिस पे क्या करते हैं, जब हम उसकी लेबोरेटरी में स्टडीज़ करते हैं या फील्ड स्टडीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये अच्छा ये चीज़ें ये हैं, ऐसा इसका पर्पज़ है, ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। तो लेबोरेटरी देखिए फील्ड स्टडी का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं लेबोरेटरी में किसी चीज़ की स्टडी करते हैं वो तो हम जानते ही हैं, बट यहाँ पे फील्ड स्टडी का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, फील्ड स्टडी का मतलब क्या निकलता है। देखिए फील्ड स्टडी वो स्टडी है हमारे लिए जो कि इंस्टेंट पे की जाती हैं, यानी कि तुरंत करे जाने वाली स्टडी। जब हम किसी स्पीसीज़ को मान लीजिए आज हम 200 किलोमीटर निकल गए हैं रिसर्च करने के लिए अपने लैब से, मान लीजिए हमारा लैब दिल्ली में है, दिल्ली से हम हिमालय की तरफ चले जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर चले गए तो वहाँ पे कोई स्पीसीज़ मिली और दिल्ली का इन्वायरमेंट क्या है उस स्पीसीज़ के लिए कम फेवरेबल है, तो हिमालय की तरह वो फेवरेबल है। तो वहाँ पे अगर किसी चीज़ की हम स्टडीज़ करते हैं तो इंस्टेंट मतलब कुछ स्टडीज़ ऐसी करेंगे कि जैसे होता है कि कोई चीज़ हम 200 किलोमीटर से ला रहे हैं, उसमें क्या होगा कि वो टाइम के साथ उसको कितना भी प्रिजर्व करो बट उसकी रूट्स जो होंगी वो सूख जाएंगी, उसकी लीफ सूख जाएंगी। जैसे लीफ में स्टडी करनी है आपको तो ताज़ी लीफ में जो मतलब कि फ्लैसी है जिसमें अभी तुरंत इंस्टेंट जिसको हमने लिया है, तो उसके मुकाबले अगर हम 2-4 घंटे बाद किसी लीफ की स्टडी कर रहे हैं
तो 4 घंटे बाद वाली इतनी इफ़िशियंट स्टडी नहीं होगी, इसीलिए हम उसको फील्ड में ही स्टडी कर लेते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स को फील्ड में ही देख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं फील्ड स्टडी। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन प्लांट एनिमल स्पीसीज इज़ इसेंशियल एंड इट द प्राइम सोर्स ऑफ द टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। देखिए यहाँ पे जो हम कलेक्ट करते हैं प्लांट की स्पीसीज़ या एनिमल की स्पीसीज़, और ये क्या है कि ये स्पीसीज़ जो कलेक्ट करते हैं ये प्राइम सोर्स है किसी चीज़ की स्टडीज़ के लिए। और ये देखिए एक्चुअल प्लांट स्पेसिमेन इसेंशियल फ्रॉम प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो इसमें बात यही कर रहा है कि जो प्लांट की स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं, ये प्राइम सोर्स हैं हमारे लिए स्टडीज़ करने के लिए किसी स्पीसीज़ को। एंड दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ द इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक। और ये है स्टडी जो इसे हम करते हैं फंडामेंटली स्टडी करने के लिए, इसेंशियल एंड ट्रेनिंग के लिए। देखिए किसी चीज़ को हम जब देखते हैं, ट्रेनिंग का मतलब यही यहाँ पे यही निकल रहा है कि उसको हम पर्टिकुलरली एक स्पीसीज़ को देखते हैं तो उसकी बेसिस पे दूसरी स्पीसीज़ को देख सकते हैं उस कैरेक्टर की, तो यही बात कर रहे हैं। एंड इज़ द यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन गेदर्ड इज़ आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। और ये चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के और आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसे स्टोर करने के लिए, देखिए यहाँ पे मतलब ये इसका ये निकल रहा है यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज फॉर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और इंफॉर्मेशन गेदर्ड आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। और देखिए इंफॉर्मेशन को हम उसकी लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं एक स्पेसिमेन के फॉर्म में। मतलब उस पर हम एक सीट लेंगे और सीट में उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, लिखने के बाद उसे स्टोर कर देंगे। यानी कि किसी चीज़ को हमने क्लासीफाई किया, उसकी स्टडीज़ करने के बाद उसे हम उसके स्पेसिमेन के साथ मतलब रख देंगे, जो उसका स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है उसके साथ इन्फॉर्मेशन को अटैच करने के बाद रख देंगे, वो हमारे स्टडीज़ पर्पज़ के लिए काम आने वाला है। इन सम केसेस स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। और ये कुछ केसेस में हमारे क्या होता है कि फ्यूचर स्टडीज़ के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं स्पेसिमेन जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा है। स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। बायोलॉजिस्ट हैव इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स टेक्निक्स टू स्टोर प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स इवॉल्व कर दिए हैं, कुछ प्रोसेसेस उसमें लगा दिए हैं कि अच्छा ये चीज़ें इसमें कंपलसरी है, ये प्रोसेस, तो इनको फॉलो करके जाएंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लासीफाई होंगी, इनकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आएगी। तो ये इस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। एंड टेक्निक टू स्टोर, और कुछ टेक्निक इवॉल्व की हैं जिससे हम स्टोर कर सकें एक साइंटिफिक वे में फॉर स्टडीज़ के लिए। एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन हम इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते ही हैं, ये बात हो गई। एंड सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय हेल्प टू अंडरस्टैंड दियर यूजेस ऑफ एड्स। तो बात कर रहा है कि ये जो एड्स हैं हमारी टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसको हम स्टडीज़ करने हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें जो हैं मेनली की बात भी करने वाले हैं। तो ये क्या है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें आगे जो एड्स हैं जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं इनमें एक्सप्लेन की हुई हैं। हर्बेरियम की बात करते हैं। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट। देखिए हर्बेरियम में क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिमेन को लेते हैं और वो स्पेसिमेन कौन सी होनी चाहिए, वो स्पेसिमेन होनी चाहिए हमारी प्लांट स्पेसिमेन होनी चाहिए। किसी प्लांट स्पेसिमेन को हम लेते हैं और उसे ड्राई करते हैं, यानी कि सुखा देते हैं और प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उसे हम प्रिजर्व करते हैं। एक सीट पे प्रिजर्व कर देंगे, यानी कि रख देंगे, उसमें दबा के रख देंगे। और रखने के बाद क्या है, उसमें एक छोटी सी सीट लेंगे और उस छोटी सी सीट में क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स लिख देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। जिस इन्फॉर्मेशन को हमने स्टडीज़ किया है वो उस इन्फॉर्मेशन को रखने के बाद हम इसे फर्दर स्टोर कर देंगे, यानी कि एक जगह रख देंगे जिससे आगे के लिए स्टडी हो सके हमारी। एंड फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड। दीज सीट्स आर, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, हर्बेरियम की एक इमेज है जिसे हमें पता चलता है कि ये कैसे स्टोर किया जाता है। और इसमें देखिए ये यहाँ पे देखिए छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट्स हैं।
इसको ऐसे ही प्रिजर्व करके प्रेस करके रख देते हैं और वो उसे सूखे फॉर्म में, मतलब हरे तो नहीं रहते हैं बट कुछ टाइम बाद सूखे फॉर्म में उसे हम देख सकते हैं, अच्छा ये प्लांट्स ऐसा दिखता था। एंड यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं उसी के बेसिस पे जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है हमारी, उसी के बेसिस पे हम इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है हमारा बायोलॉजिकल, उसी के बेसिस पे क्या करते हैं हम इसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद स्टडीज़ के लिए इसे स्टोर कर देते हैं। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद दियर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन हर्बेरियम सीट। और ये जो स्पेसिमेन है इसको क्या करते हैं हर्बेरियम हर्बेरियम सीट, वही जो छोटे से पेपर की बात की थी, A4 साइज, मतलब देखिए A4 साइज़ के पेपर में एक छोटा सा कॉर्नर लीजिए और कॉर्नर पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, ऐसा कुछ इनका पेपर होता है। और उसी पेपर में हम इसकी क्या करते हैं दियर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि इनमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं हम उन इन्फॉर्मेशंस की बात कर लेते हैं और उस स्टोर मतलब प्लांट्स की बात करते हैं और इसको किसके साथ रखे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, मतलब उसकी जो सूखी फॉर्म है, जैसे मतलब हमने घास फूस की बात की है, एक घास फूस सहित मतलब रखा जाता है हमारे लिए दियर डिस्क्रिप्शन एंड ऑन हर्बेरियम सीट, और इसके डिस्क्रिप्शन को हम हर्बेरियम सीट पे रख के लिख के रख देते हैं फॉर फ्यूचर स्टडीज़ एंड बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूजेस। देखिए रिपोजिटरी मतलब ही होता है स्टोर करना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टडीज़ फॉर फ्यूचर यूजेस। देखिए फ्यूचर में क्या है कि इसकी स्टडीज़ हम करने वाले हैं, इसे स्टोर करके हम, देखिए यहाँ इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि स्टोर हाउस या रिपोजिटरी फॉर्म में इसे फ्यूचर यूजेस के लिए हम रख देते हैं। द हर्बेरियम सीट आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड इंग्लिश लोकल नेम बोटेनिकल नेम फैमिली नेम कलेक्टर्स नेम etc। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं अभी अभी तुरंत देखे हैं, जो हो गया कि डेट हो गई, प्लेस ऑफ कलेक्शन हो गया, इंग्लिश लोकल नेम बोटेनिकल नेम फैमिली नेम कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ें इस सीट पे लिखी होने वाली हैं। कि कौन सीट, ये जो हो गई आपकी हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी। और हर्बेरियम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हर्बेरिया आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। ये क्या है, क्विक रेफरेंस सिस्टम है, हमारी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। एंड बोटेनिकल गार्डन की बात कर लेते हैं हम। बोटेनिकल गार्डन में हमारा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस। अ प्लांट स्पीसी इन दियर गार्डन्स grow for identification purpose and each plant label indicating the botanical scientific name and its family। देखिए ये बॉटैनिकल गार्डन जो होते हैं ये लिविंग प्लांट हमारे जो होते हैं, लिविंग प्लांट्स उनके रेफरेंसेस के लिए, जैसे किसी गार्डन में आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन तो ऐसी होती नहीं है कि ये पेपर पे रख के खाली सूखी सूखी रखी हो। वहाँ पे क्या होता है कि हमने प्रॉपर एक प्लांट लगा के रखे हैं और उस प्लांट पे क्या है कि इन्फॉर्मेशंस कुछ हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए जब हम देखते हैं उसको, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए उस प्लांट पे हमने कुछ लेबल लगा के रख देते हैं और उस लेबल पे उसका साइंटिफिक नेम लिखा रहता है, बोटानिकल नेम लिखा रहता है और उसकी फैमिली हमारे पास लिखी रहती है उस गार्डन में। एंड प्लांट स्पीसीज गार्डन ग्रोन, और इस प्लांट स्पीसीज को जैसा कि हम गार्डन में ग्रो करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास। उसके बाद बात करते हैं द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया एंड नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो ये बात कर रहा है कि देखिए ये चीज़ें आपको क्यू गार्डन, ये फेमस बोटेनिकल गार्डन ये सबसे बड़े गार्डन में आता है हमारे, ये इंग्लैंड में है, इसका नाम क्यू है, तो क्यू के हिसाब से आपका क्वेश्चन आने वाला है। एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे होने वाला है, हमारा हावड़ा में होने वाला है, IBG। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ये शॉर्ट फॉर्म में आपको आएगा, इन लखनऊ, ये जो है हमारा लखनऊ में होने वाला है, होने वाला मतलब नहीं ये है, और इसको हम लखनऊ एज अ क्वेश्चन के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम देखेंगे और ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में इस बार लेनी है, याद करनी है। ये हावड़ा हो गया, आपका क्यू हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एंड म्यूज़ियम की बात हम कर लेते हैं। म्यूज़ियम में क्या कह रही है NCERT,
Biological museum are generally set up of educational institute such as school, colleges. Museum have collection of preserved plants, animals, specimen study for references. तो देखिए यहाँ पे इसको कहाँ पे सेटअप किया जाता है, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है। जनरली कॉलेज में हो गया और कॉलेज में हो गया, और उसके बाद स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ में हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, या मान लीजिए कुछ और भी मतलब नेशनल लेवल पे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे कभी कभी बन जाता है। म्यूज़ियम में मेनली क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किसी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं, और प्रिजर्व करके रखते हैं उसकी स्टडीज़ के लिए, और उसे दिखाने के रेफरेंसेस पे। अच्छा ये चीज़ें ये हैं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद उसको हमने प्रिजर्व करके रख दिया। तो कभी कभी हम म्यूज़ियम में जाते हैं और गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, अच्छा आपने ये चीज़ें देखी हैं, हाँ हाँ मैंने देखी हैं। तो वही बात होती है, अगर नहीं देखी है तो ये देख लीजिए, हमने 50 साल पहले ये चीज़ें पाई थी और आज इसको रखे हैं। तो म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम ये बायोलॉजिकल म्यूज़ियम हो गया। बट एक म्यूज़ियम वो भी होता है जहाँ पुरातात्विक चीज़ों को रखा जाता है, जैसे पत्थर हो गए, पुराने स्टोन्स हो गए, पुरानी मूर्तियाँ हो गई, और 500 साल पहले कौन सी चीज़ बिलोंग करती थी, तो वो सारी चीज़ें हो गई। जैसे देखिए बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में आपको डायनासोर की हड्डियाँ भी मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। जो एनिमल को हम एनिमल या प्लांट हो गया हमारा, उसको क्या किस पर्पज़ से रखते हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए, और उसके रेफरेंसेस यानी कि किसी चीज़ की हमारे पास इंफॉर्मेशन है बट हमने देखा नहीं है, वो म्यूज़ियम में है, तो देखने के बाद हमें उसको एक आइडिया लगेगा हाँ ये चीज़ें ये हैं। एंड स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। और स्पेसिमेन जो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्नेल्स हो गए, तो स्नेल्स को क्या है कि हम उसे कर तो नहीं सकते हैं, मतलब ड्राइड करने के बाद उसकी पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी दिखाता नहीं, आइंस्टाइन का ब्रेन ऐसा यूट्यूब पे दिखाता है आपको कि ये आइंस्टीन का ब्रेन है, और वो किसी न किसी सोल्यूशन में ऐसा डिज़ोल्व मतलब रखा है, और उस सोल्यूशन में वो 100 साल से पड़ा हुआ है। तो यही बात होता है, उसे हम प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को हम लिविंग चीज़ को उसके डेड होने के बाद उसमें रख देते हैं और वो उसकी शेप प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है हमारा। इसमें क्या होता है, फॉर्मेलिन की हम बात करते हैं, ये फॉर्मेलिन एक टाइप का प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन हो जाएगा, बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। कंटेनर देखिए, प्रिजर्व एंड इन कंटेनर और जार्स, ये जार्स में या कंटेनर में प्रिजर्व होता है इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में प्रिजर्व होता है। प्लांट एनिमल्स स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व एज अ ड्राइड स्पेसिमेन। जो हम प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, ये क्या होता है कि लगभग देखिए प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन की बात तो हो गई, उसके बाद ये ड्राइड स्पेसिमेन की फॉर्म में प्रिजर्व होता है। इसे हम मेनली देखिए हर चीज़ को तो हम प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में नहीं रखते हैं, बट मैक्सिमम चीज़ों को हम देखते हैं कि वो ड्राइड फॉर्म में होती है। जब आप कभी म्यूज़ियम में विजिट करेंगे तो देखेंगे वो चीज़ें ड्राइड कंडीशन में रखी हुई हैं, स्टफ़ करके रखी हुई हैं, उसमें भूसा भर के रखा हुआ है, कोई चीज़ें हो गई चिड़िया का हो गया या अदर चीज़ें हो गई जो रेयरली दिखती हैं, उसको हम क्या करते हैं म्यूज़ियम में रखते हैं, और उसमें उसके अंदर की ऑर्गन्स निकाल लेंगे, उसके ब्लड को खाली कर देंगे, उसको सुखा देंगे, और उसमें भूसे जैसी चीज़ें मतलब ड्राइड चीज़ें घास फूस भर के रख देते हैं। और रखने के बाद उसको देखने के रेफरेंसेस के लिए हम देखते हैं कि ये म्यूज़ियम में रखा है, कभी आप जाइए तो पता लगे। एंड इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड in insect boxes after collecting, killing, pinning. Larger animals like birds, mammals are usually stuffed and preserved. देखिए यहाँ पे इंसेक्ट की बात कर रहा है। इंसेक्ट बॉक्स में इसको एक इंसेक्ट के लिए छोटा सा बॉक्स होता है, और लैपटॉप के साइज़ का या मतलब उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है। तो वो क्या होता है कि उसमें ऐसा कांच लगा रहता है बाहर से, और अंदर से हम चीज़ों को इंसेक्ट होता है जो इंसेक्ट को पहले मार लेते हैं, और ऐसा नहीं कि चप्पल से मारेंगे उसको, हम किसी गैस से मतलब जो जहरीली गैस होती है वो छोड़ के उसको हम, जिससे उसकी शेप ना ख़राब हो, बॉडी ना ख़राब हो, तो बॉडी की शेप ना ख़राब हो उस हिसाब से उसको मारने के बाद उस पर्टिकुलर जो बॉक्स होता है इंसेक्ट का, वहाँ पे उसको रख के उस पर पिन चुभा देंगे और पिन को आर पार कर देंगे, जिससे वो वहीं पे लटका रहें। तो इसकी क्या हो गई, कलेक्टिंग हो गई। पहले हमने उसे कलेक्ट किया, उसको किल किया, किल करने के बाद पिन कर दिया। देखिए आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, इन सब चीज़ों को करने के बाद हमने क्या किया, उसको रख दिया ऐसा 100 पीस देखने के लिए, मतलब स्टडीज़ के लिए मान लीजिए।
तो रख दिए। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। और जो लार्ज एनिमल्स हो गए हमारे, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए एंड अदर चीज़ें हैं जो हैं, वो क्या करेंगे, उसके स्टफ का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व्ड। जब हम मैमल्स की बात करते हैं उसको यूजुअली हम क्या करते हैं, स्टफ़ कर लेते हैं। स्टफ़ यानी कि उसमें उसका पहले तो स्टफ़ बाद में होता है, पहले उसके ऑर्गन को हम खाली कर देते हैं। और खाली करने के बाद स्टफ़ मतलब होता ही है घास फूस टाइप का कुछ सूखी चीज़ उसके अंदर भर देना, और भरने के बाद वो हमारे रेफरेंसेस के लिए एक जगह 100 पीस लगी रहती हैं। तो स्टफ़ करने का यही मतलब है कि उसमें घास फूस भर के, सूखी चीज़ों को भर के, उसके शेप को मेंटेन करके हम उसको म्यूज़ियम में एक जगह स्टेबल रख दें। एंड प्रिजर्व यानी प्रिजर्व कर देते हैं। एंड म्यूज़ियम ऑफ्टन हैव अ कलेक्शन ऑफ आल्सो स्केलेटन। देखिए म्यूज़ियम में क्या होता है कि एक जो स्केलेटन सिस्टम होता है एनिमल का, वो भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मिल गया एक डायनासोर की हड्डी, बहुत बड़ा कंकाल मिल गया, या कोई चीज़ 500 सालों से नहीं दिख रही है वो मिल गई, उसको हम फटाक से म्यूज़ियम में लाएंगे और रख देंगे। म्यूज़ियम में इन सब चीज़ों को रख देते हैं इसको देखने के लिए, अच्छा ये चीज़ें ऐसी भी थी, ये डायनासोर हुआ करते थे हमारे ज़माने में। आज मान लीजिए कुछ स्पीशीज़ पाई जा रही हैं और उसको हमने प्रिजर्व करके रख दिया, और वो क्या होगा 5000 साल बाद नहीं पाई जाएंगी। अगर हमने स्टोर करके रख दिया है 5000 साल पहले बाद के लोगों को पता चलेगा हाँ ये स्पीशीज़ उस टाइम पे पाई जाती हैं, तो उनके लिए भी आसान होगा कि अच्छा हमारा इवोल्यूशन यहाँ से हुआ है। जैसे आज हम बोलते हैं कि जो मैमल्स हैं वो ह्यूमंस जो हैं वो बंदर से इवॉल्व होके आए हैं, और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था वो पानी में इवॉल्व हुआ। तो इसी तरीके की बात हो जाएगी, इवोल्यूशन उनको मालूम पड़ जाएगा, हाँ हाँ ऐसे होता था। तो यहाँ पे हम जूलॉजिकल पार्क्स की बात करने वाले हैं। देखिए जूलॉजिकल पार्क्स में एनसीईआरटी क्या कह रही है, जूलॉजिकल पार्क्स एंड दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर विच इनेबल्स लर्न टू देयर फूड हैबिटाट्स एंड बिहेवियर। तो ये वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ हम जूलॉजिकल पार्क्स देखते हैं तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स यानी कि तरह तरह के एनिमल्स, यानी कि जितने प्रकार के एनिमल्स हैं लगभग सभी प्रकार के एनिमल्स को ला कर रख देते हैं। और उसे हम किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, उसे हम उसकी स्टडीज़ के लिए देखिए यहाँ पे दिए हैं बिहेवियर एंड इनेबल टू लर्न दियर फूड हैबिटाट्स। और इसकी हम फूड हैबिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसको कहाँ पे रखते हैं, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट रहता है, ह्यूमन का एनवायरनमेंट जिसमें सारी चीज़ें क्या है ह्यूमन के केयर में है। कि कभी कभी क्या होता है कि किसी हम स्पीशीज़ को लाएं, जंगल से लाएं, वो लाने के बाद क्या होगा, अगर हम उसको कैद करके रख दें तो उसको नेचुरल नहीं फील होगा, तो वो आपस में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या मतलब खाना पीना छोड़ देगा, या मतलब उसके साथ कुछ और भी बिहेवियर उल्टा सीधा होने लगेगा उसकी मेंटालिटी के हिसाब से। इसलिए हम इसके मतलब एक पॉसिबल इन्वायरमेंट देखते हैं जंगल का, और उसमें क्या यूज़ करते हैं हम उसमें देखते हैं कि अच्छा ये बिहेव कैसे करता है, ये अपने कपल के साथ कैसे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैसे इसकी प्रोसीजर्स हैं खाने की, ये किस बिहेवियर को शो करता है। तो यही सारी चीज़ें होंगी कि इसको हम जूलॉजिकल पार्क्स में स्टडीज़ करने के लिए रखते हैं। और कोई चीज़ें जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीशीज़ जो है उसके बहुत ही कम, पहले 500 मेंबर पूरे जंगल में हुआ करते हैं, अब 5 मेंबर बचे हैं, तो क्या करेंगे उन मेंबर्स को, जो 5 मेंबर बचे हैं उनको जूलॉजिकल पार्क्स में लाएंगे और ह्यूमन केयर में उसको डाल देंगे, क्योंकि उसकी स्पीशीज़ हमारे नेचर से ना विलुप्त हो या हमारे नेचर में रहे, पर्टिकुलरली बिलोंग करें। तो इसलिए नेचर में क्या हो कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है होनी, जिससे हमारे नेचर का बैलेंस बना रहे। अब मान लीजिए क्या बोलते हैं कि नेचर जैसे जंगलों को आज मान लीजिए काटा जा रहा है बड़े तौर पे, तो कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं बारिश ऐसी आती है कि बहुत ही बाढ़ हो जाती है, पूरा पूरा गाँव डूब जाता है, पूरा पूरा शहर डूब जाता है। और कभी कभी बारिश ऐसी नहीं होती कि वहाँ की पानी की इतनी प्रॉब्लम होने लगती है कि वहाँ बॉटल का पानी महंगा हो जाता है। तो यही बात है कि एनिमल जो हैं वो रहने चाहिए, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में या प्रिजर्व होके वो हमारे पास रहने चाहिए। एंड ऑल एनिमल्स इन अ जू प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटाट्स। जो हमारे और एनिमल्स हैं उन्हें कैसी इन्फॉर्मेशन, उन्हें कैसा हम इन्वायरमेंट देते हैं, उनको हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं। और चिल्ड्रन लव विजिटिंग दियर पार्क्स कॉमनली जूस। देखिए अच्छा यहाँ पे बोटनिकल गार्डन की नहीं बात की है,
पेड़ पौधे सब देखते रहते हैं जंगलों में। जो एनिमल्स हो गया, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ, ये सारी चीज़ें जो हो गई, जैसे हिरन हो गया या अदर चीज़ें हो गई, तो इनको हम क्या करते हैं कि जूलॉजिकल पार्क जो रहते हैं उनको देखने के लिए हम वहाँ पे विजिट करते हैं। और ये बच्चों को बहुत ही प्यारा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत प्यारा लगता है ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं इनकी। और की बात कर लेते हैं। हमारा जूलॉजिकल पार्क हो गया की में क्या कह रहा है, की इज़ दी अनदर टेक्सोनॉमिकल यूज्ड फॉर आइडेंटिफी टेक्सोनॉमिकल ऐड। देखिए ये एक अलग तरह की टेक्सोनॉमिक ऐड है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है। इसमें उस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें सारी चीज़ें नई की नई मिलने वाली हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ के मार के रख देते थे या पकड़ के वहाँ पे रख देते थे, और वो चीज़ें क्या होंगी कि हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पे पड़ी होंगी, हम देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। बट की में ऐसा कुछ नहीं होता है। की में हम क्या करते हैं, किसी प्लांट या स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई प्लांट की स्पीसीज हो गई या एनिमल्स की, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड देखिए सिमिलरिटीज़ उसकी हो गई या डिसिमिलरिटीज़ हो गई। इसके बेसिस पे हम कुछ इन्फॉर्मेशंस लेते हैं और इन्फॉर्मेशंस को स्टडीज़ करते हैं। एंड दिस कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूजुअली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। देखिए ये कपलेट क्या है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है, मतलब दो इन्फॉर्मेशन हो गई, दो स्टेटमेंट हो गई। दोनों स्टेटमेंट क्या है कि उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको कपलेट कह रहे हैं। एक स्टेटमेंट ए एक्स वाई हो गई, एक वाई जेड के हो गई, वाई जेड के हो गई। ये दो टाइप की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो ये क्या होगा कि ये दोनों मिला के इसको हम कपलेट बोलेंगे। इसे हम कपलेट बोल देंगे। और उसके बाद जो इसमें से एक है उसको हम लीड बोल देंगे। और लीड क्या होगी, हमें एक पार्टिकुलर देखिए लीड में क्या होगी, जो कैरेक्टर बेसिस पे होगी। तो एक स्टेटमेंट जो होगी उसके कुछ कैरेक्टर होंगे, और हम जब सेकंड वाली को चुनते हैं तो हमें फर्स्ट को रिजेक्ट करने पड़ेगा, इसके बेसिस पे नहीं जाने की पड़ेगी। मतलब एक मान लीजिए कि हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं, यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हुए, फिर यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हुए। तो हम अगर यहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मुड़ जाएंगे तो ये रास्ता हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए हम इधर पे मुड़ गए तो ये देखिए हम यहाँ से निकल गए तो ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही बात कर रहा है कि जब हम किसी एक स्टेटमेंट को चुनते हैं तो दूसरी को हमें अपने आप रिजेक्ट करने पड़ता है, और वो हमें किसी न किसी स्पीसीज़ के इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है और उसको हमें इन्फॉर्मेशन को स्टडीज़ करने के लिए हेल्प करती है। एंड these represents the choice made between the two opposite options। और ये क्या होता है कि इसमें जो दो अपोजिट ऑप्शंस होते हैं, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, दो स्टेटमेंट मान लीजिए, उसमें से क्या होता है कि एक की चॉइस करनी पड़ती है। एंड दिस रिजल्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। और इसमें से क्या इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम एक चीज़ को चॉइस करते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एक को हम एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी को रिजेक्ट करते हैं, दूसरी की इन्फॉर्मेशन को हम वैसे के वैसे छोड़ देते हैं, एक पे आगे बढ़ने लगते हैं। एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड द लीड। और जब हम एक स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसे की कहते हैं और उसे हम लीड बोलते हैं। देखिए जो कपलेट था, कपलेट में एक स्टेटमेंट को हमने चूज़ किया, उस स्टेटमेंट को जब हमने चूज़ किया, चूज़ करने के बाद उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो हमारी लीड हो गई। And separate taxonomic key are required for the taxonomic categories such as family, genus, species for identification purpose। और देखिए जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे फैमिली हो गए, स्पीसीज हो गए, जीनस हो गए, इसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए तो की एनालिसिस करते हैं, और की एनालिसिस करते हैं सेपरेटली। एंड की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की का नेचर क्या होता है, एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे की हमारा फिनिश होता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत और हैं, देख लेते हैं इसे। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये कुछ और हमारी टेक्सोनॉमिक ऐड है। एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। देखिए कैटलॉग क्या है कि एक अदर मायने में हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन जो है किसी स्पीसीज़ को लेके हैं, तो उसको रिकॉर्ड उसका रखने के लिए एक मीनिंगफुल एक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ये एक हमारी ऐड हो गई।
एंड दे आर आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और ये हमारे क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि अच्छा ये स्पीसीज ये है, इसको मैंने यहाँ देखा था। एंड फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्क्रिप्शंस। और हम जब फ्लोरा की बात करते हैं वो एक्चुअल अकाउंटेंट यहाँ पे लिख रहा है, देखिए एक्चुअल अकाउंटेंट कंटेन करने का मतलब क्या है, जब हम किसी स्पीसीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए वो कहीं जंगलों में दूर पाया जाता है जहाँ बर्फीली हवाएं चलती हों, तो वो क्या है कि जब हम उसे यूपी बिहार या एमपी की तरफ लाएंगे, महाराष्ट्र की तरफ लाएंगे, तो वो क्या है कि अपने इन्वायरमेंट से अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी रहेंगी और वो एरिया स्पेसिफिक होगा। जैसे मान लीजिए हिमालय का क्षेत्र हो गया या मान लीजिए राजस्थान का क्षेत्र हो जाएंगे, जो चीज़ें राजस्थान में पाई जा रही हैं बेसिकली वो हिमालय में नहीं पाई जा रही हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे सारी कि एरिया स्पेसिफिक ये चीज़ें पाई जाएंगी और यहाँ पे ये चीज़ें मिल सकती हैं, और जो चीज़ें बहुत जगह मिल सकती हैं वो दोनों जगह के हिसाब से होंगे। एंड अकाउंटेंट ऑफ हैबिटाट, तो इसके हैबिटाट की हम देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है उसकी बात करते हैं। प्लांट ऑफ गिवन एरिया, जो गिवन एरिया में प्लांट पाए जा रहे हैं, एंड दीज प्रोवाइडेड द इंडेक्स टू प्लांट स्पेसिमेन फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। और ये इंडेक्स के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स मतलब क्या है कि जिसे हम कोई किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे बुक में सबसे पहले इंडेक्स पेज रहता है। इंडेक्स पेज में क्या रहता है, चैप्टर के सारे नाम दिए हो रहते हैं, इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो उसी तरीके से ये एक इंडेक्स का काम करता है किसी स्पीसीज़ के लिए, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को जानने के लिए कि ये हाँ एरिया स्पेसिफिक है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या नहीं, ये इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी नहीं है। एंड मैनुअल आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स स्पीसीज फाउंड इन एरिया। देखिए मैनुअल भी जो है वो मेनली फ्लोरा का ही मतलब एक बड़ा रूप है, तो ये भी यूज़ होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो किसी एक एरिया में पाई जा रही हैं, बट ये है कि मैनुअल जो है वो फ्लोरा से थोड़ा एक स्टेप आगे निकल जाएगा, वो थोड़े बड़े एरिया को कैप्चर करेगा, यही डिफरेंस है। और यहाँ पे ये डिफरेंस दिया नहीं है। एंड मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी अदर वन टेक्सन, और जो मोनोग्राफ है वो एक टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा। और देखिए क्या है कि जैसे हमने कई पढ़े हैं कि टेक्सॉन जैसे 7 पढ़े हैं, फाइलम हो गया, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, किंगडम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, डिवीज़न हो गया। तो इसमें क्या है कि 7 लेवल में से जैसे किंगडम हो गया, डिवीज़न हो गया, क्लास हो गई, कुछ भी हो गया, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की, मान लीजिए एक टेक्सॉन है और ये भी अलग टेक्सॉन है, या तो मतलब बोल रहा है मोनोग्राफ में या इसकी इन्फॉर्मेशन रख दे रहे हैं या इसकी, और मतलब किसी एक की पर्टिकुलर रखेंगे। तो मान लीजिए ये क्लास की हमने रख दी, तो किंगडम की हमने बात नहीं करनी है, किसी एक चीज़ की स्पेसिफिक होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन रखती हैं, ओनली वन टेक्सॉन की बात कर रहे हैं। तो आइए हमारे डिस्कशन यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।